नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूं हिस्ट्री ऑन मैप का ये नया सेशन लेकर के, नया एपिसोड लेकर के। दोस्तों, पिछले जो एपिसोड थे उसमें आपने लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि जिस समय मोहम्मद गोरी ने भारत पे आक्रमण किया उस समय पश्चिमोत्तर भारत और खास तौर से उत्तर भारत यानी पूरब तक, बंगाल तक किन किन शासकों के तहत किस किस प्रकार से विभाजित था। तो उससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि जिस समय गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा है उस समय भारत में खास तौर से जिस क्षेत्र में वो आक्रमण कर रहा है वहां राजनीतिक एकता देखने को नहीं मिलती है। और इसी बात का फायदा उठा करके मोहम्मद गोरी भारत के ऊपर आक्रमण करेगा और तमाम सारे राज्यों के ऊपर वह अपनी जीत हार के सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए अंततः जीतेगा। तो आज के हिस्ट्री एंड मैप के इस प्रोग्राम में हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन हमेशा तो मैं पहले नहीं बताता हूं, लेकिन मैं आज आपको जरूर पहले बता देना चाहता हूं क्योंकि ये आज आपके हित की बात है। बात यह है कि 28 तारीख से यानी 28 मई से जो है ये बैचेज स्टार्ट हुए हैं शाम को 6 बजे। P2I के बैचेज हैं। प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी सहायता इसमें प्रदान की जाती है। आप लोगों को ध्यान होगा, कल ही मैंने आपको बताया था कि इसके बैचेस के जो प्राइस हैं वो अगले मंथ से बढ़ सकते हैं। तो अगले मंथ से बढ़ने से ठीक पहले इसको हम आपको बेहद कम दामों पर, बेहद अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये अवेलेबल करवा रहे हैं। इसलिए आज मैं पहले आपको यहाँ पर इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये है मेरा कोड विरद लाइव। आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके ये P2I बैच परचेज करते हो तो आपको ये P2I बैच 25,999 में मिल जाएगा, जबकि ये अभी तक 27,999 का था। और आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये मतलब इस मंथ के एंड के पश्चात ये तकरीबन 30,000 का हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको देखा जाए तो तकरीबन 4,000 का बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो मई धमाका सेल का लाभ उठाएं, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें और जो कुछ भी आप स्टडी IQ से परचेज करना चाहते हैं उसमें आप इस कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट इस समय चल रहा है, आप उसका लाभ उठाइए। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि 31 मई जो है वो लास्ट डेट है। 31 मई के बाद 4,000 5,000 रुपए का आपको नुकसान होगा। उससे बचने के लिए आप यहां पर इसका लाभ उठा सकते हैं। 25,999 में आप इससे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बैच 28 मई से शुरू हुआ है। अभी ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही हैं, तो कुछ भी आपका छूटा नहीं है। शाम को 6 बजे क्लासेस हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको वैसे भी मिल जाएंगे, तो वैसे भी कुछ नहीं छूटा है। फिर अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में से एक हैं, दो तरीके के स्टूडेंट होंगे जो 2024 की ऑप्शनल के लिए तैयारी कर रहे होंगे, करना शुरू करेंगे, और जो क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है, प्रीलिम्स के बाद आप शुरू ही कर दोगे दोबारा से, तो आप परचेज कर लो। प्रीलिम्स के बाद करना, क्योंकि फिर दिक्कत होगी कि वो बढ़ जाएंगे रेट्स। इसलिए तो अभी आप देखिए UPSC IAS मेंस के लिए ऑप्शनल अवेलेबल है। ढेर सारे ऑप्शनल हैं, हिंदी, इंग्लिश सब में उपलब्ध हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य और PSIR भारतीय राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके पैचेस अवेलेबल हैं। आप इनमें एडमिशन लेने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो अभी आपको 14,999 में मिल जाएंगे। तो ये दूसरी चीज हो गई। दोनों को एक साथ अगर आप परचेज करोगे, ना 25,999 में, अगर आप P2I लेना चाहते हो, ठीक है, P2I ले रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हम ऑप्शनल भी ले लें, तो जब आप ऑप्शनल 1-1.5 साल बाद लोगे तब तक तो इसके प्राइस और ज्यादा बढ़ चुके होंगे। एक साथ लोगे ना तो इसमें और 2-3 हज़ार रुपए, 1-2 हज़ार रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जब P2I लेंगे तो उसमें एड ऑन करने का ऑप्शन आता है, वहां पे जाकर के आप ऑप्शनल अपना सेलेक्ट कर लीजिए, तो 14,999 से भी कम में पड़ जाएगा आपको, यानी डबल उस पर डिस्काउंट और हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से एक खास जानकारी आपको देनी थी। तो चलिए, इस जानकारी को देने के बाद अब हम अपने टॉपिक में वापस आ जाते हैं। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले थे जिसका नाम है भारत पर मोहम्मद गोरी की जो आक्रमण है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइए सबसे पहले लिख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री ऑन मैप, और हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें गोरी का भारत पर आक्रमण, भारत पर
आक्रमण, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो मोहम्मद गोरी का जो भारत पर आक्रमण है, इसके ऊपर डिस्कशन तो हमारा होगा ही, ठीक है, ये इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप हमारा कोड हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। मेरा कोड है विरद लाइव, VIRADLIVE, ठीक है। इस कोड का आप इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं। बुक परचेज करना हो, टेस्ट सीरीज करनी हो, स्टेट PCS के कोर्स लेने हो, जुडिशरी के कोर्सेज लेने हो, कुछ भी करना हो, आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो मैं बता रहा था कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी 1173 में गजनी का शासक बना। तो जब हम गजनी की बात कर रहे हैं तो गजनी प्रांत को लोकेट भी कर लेते हैं, चलिए, ठीक है ना। गजनी को हम लोग लोकेट भी कर लेते हैं, और गजनी को लोकेट करेंगे तो एक मिनट देखिए, गजनी को लोकेट करेंगे तो समथिंग इस तरीके से आपका ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। अरे यार एक मिनट, ऊपर रखना है, ठीक है। तो इसको मान के चलिए कि यहां से आपका ये जो है गुजरात बनना शुरू हो रहा है, और गुजरात में आप इस तरीके से दक्षिण की ओर आ गए हैं। दक्षिण भारत पे इतने हम लोगों ने पढ़ाई करी कि अब दक्षिण भारत बनाना तो कोई खास कठिन रह नहीं गया होगा किसी के लिए। उत्तर भारत में भी कुछ खास कठिनाई नहीं है, आपको इधर जो है सिंधु नदी बनानी है, ठीक है। वैसी कोई सीमा आज की तरह तो बनानी नहीं है एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। आपने इधर सिंधु नदी बना दी, सिंधु के बाद इधर सतलज नदी बना दीजिए, और बीच में कई सारी नदियां हैं, तो आपको मालूम है। यहाँ से आप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को ले जाइए, और यहाँ से आप गंगा नदी निकाल दीजिए ऐसे करके, तो गंगा नदी हो गई। गंगा नदी की कुछ ब्रांचेज हैं इधर, यहाँ से आप यमुना ले आइए, ठीक है। तो गंगा और यमुना जो है इस तरीके से आपकी नदियां बन जाएंगी। अब देखिए, गजनी की बात करी है तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये गोर कबीले से पहली बात तो बिलोंग करता है। यहाँ कहीं आपका गोर कबीला है, इसको हम डिफरेंट कलर से लिखना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ कहीं आपका गोर कबीला है, तो देखिए ये गोर कबीले से बिलोंग करता है, यहाँ पे ये गोर कबीला है। और आप मान के चलिए कि यहाँ कहीं पर गजनी है, यहाँ कहीं पर गजनी प्रांत है, ये गजनी है। तो मैंने आपको बताया कि गोरी जो है वो 1173 में गजनी का शासक बनता है, 1173 में। 1175 में आप देखोगे, 1173 में आप देखोगे कि गोर से गजनी को प्राप्त कर लिया उसने, गजनी का शासक बना, यानी कि उसे ऑक्यूपाई करके उसको अपने शासन में गोर कबीले के अंतर्गत मिला लिया, इसका राज्य क्षेत्र बढ़ गया। तो जब उसने गजनी के ऊपर फतह हासिल कर ली, तब उसके पश्चात उसे गजनी के वो प्रोविंसेस जो भारत की तरफ आते थे उस पे भी फतह हासिल करनी थी। जैसा कि कल मैंने बताया था कि पहले गजनवियों ने शासन किया भारत के, खास तौर से सिंध, मुल्तान और पंजाब की तरफ, लेकिन सिंध और मुल्तान जो है वो फ्री हो गए, क्योंकि गजनवी जब वापस चला गया तो फिर से यहाँ मौका मिला। और पंजाब जो है वो अभी भी जो गजनी गवर्नर्स थे उनके हाथ में रहा, पंजाब, ठीक है, मलिक के हाथों में था, कल मैंने आपको बताया था, तो वो गजनवी का गवर्नर ही था। लेकिन अब वहां जहां गजनवी के सारे क्षेत्र थे उस पर तो गोरों का क्षेत्र हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि गोर कबीले के जो लोग हैं वो उस चीज को फिर से हाथ में लेना चाहेंगे। तो अब वो भारत की फतह करने के लिए मतलब वो अब सोच रहा है, विचार कर रहा है। अब एक काम नया हाथ में ले लिया है गजनी को जीतने के बाद कि अब हमें गोर की भारत की ओर विजय करनी है, और इसलिए उसने भारत के ऊपर कई बार आक्रमण भी किए। हाँ, अंतर यह है कि गजनवी जो भारत पर आक्रमण किया था वो हारा नहीं था, लेकिन गोरी जो है वो भारत में आया तो जीता भी, हारा भी, जीता भी, हारा भी, इस तरीके के उसकी मिली जुली प्रतिक्रिया रही। लेकिन अंत भला तो सब भला, तो उनके लिए यही हुआ। तो अंततः वो युद्ध जीतता गया और जीत गया। तो इस तरीके से कई सारे क्षेत्रों पे उसने अधिकार किया है। जिन क्षेत्रों पर सबसे पहले अधिकार करना उसने चाहा है वो क्षेत्र हैं जो गजनी कबीले के अंदर नहीं आते थे। उसमें खास तौर से एक क्षेत्र है जिसका नाम है मुल्तान, ठीक है। तो सबसे पहले
हम भारत में अगर उसकी विजय देख रहे हैं, क्योंकि हमें आज गोरी का भारत पर आक्रमण देखना है, तो भारत में कौन कौन सी जगहों पर विजय करी है, उसमें है मुल्तान पर आक्रमण, और मुल्तान के साथ साथ ही उच्छ एक जगह पड़ेगी, उच्छ पर आक्रमण। ठीक है, ये दो जगहों पर हमको आक्रमण देखने, इन दो जगहों पर हमको आक्रमण देखने, उच्छ और मुल्तान पर आक्रमण। अब देखिए उच्छ और मुल्तान हैं कहां, पहले आइए इसको देख लेते हैं। यहां कहीं आपको मुल्तान देखने को मिलेगा, ये मान के चलिए कि आपका क्या है भाई, मुल्तान। और इसी से थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो यहां कहीं आपको एक जगह देखने को मिलेगी, उच्च। ठीक है, उच्च, ये उल्तान और उच्च है। इन्हीं पर आक्रमण की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यहां पर किस प्रकार के आक्रमण जो है वो हो रहे हैं, उनको जरा देखिए। 1173 में गजनवी का शासन बना है, गजनी का शासन बना है। 1175 में इसने इन जगहों पर आक्रमण कर लिया है। तो 1175 है भाई, 1175-76, 1175-76 में ये आक्रमण आपको यहां पर दिख रहा है। और ये जो आक्रमण है इसमें ये इनका पहला आक्रमण है, ये पहला आक्रमण यहां पर आप कहेंगे कि है। आपको याद हो, मैं हमेशा से बताता आ रहा हूं, जब से मैं अरब शासन आपको पढ़ा रहा हूं तब से, और फिर जब मैंने आपको गजनवियों का शासन बनाया तो आपको याद होगा कि यहां पर किरमिथियन लोगों का शासन हुआ करता था। तो यहां पर किरमिथियाई लोग जो हैं, किरमिथियाई लोग हैं, और जो ये किरमिथियाई लोग हैं इन्हीं को फिर से पराजित करके, इसमें मोहम्मद गोरी ने भी, गजनवी ने भी, महमूद गजनवी ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था, तो इन्हें पराजित करके इनका राज्य छीना था। यही काम गोरी को भी करना है। और तब जब आक्रमण हुआ तो आक्रमण में युद्ध हुआ, और युद्ध में किरमिथियाई लोगों की क्या हो गई, इनकी हार हुई। ये मुल्तान के एरिया में रहने वाले किरमिथियाई लोग हुआ करते थे। इस तरीके से पहले जो है, पहले अगर आप देखा जाए तो मुल्तान नगर पर क्या कर लिया, मुल्तान पर अधिकार कर लिया। मुल्तान इनके हाथ में जब आ गया तब ये मुल्तान से साउथ की तरफ उच्च की ओर चले। मुल्तान में अपना राज्यपाल बैठा दिया और वहां से वो उच्च की ओर चल पड़ा। और वहां जाकर के उच्च में कहा जाता है कि एक विशेष प्रकार की वहां पर एक चाल चली गई। वहां उच्च की जो रानी हुआ करती थी उसको अपने ही पति के खिलाफ कुछ घूस दे करके गोरी ने उसको जो है अपनी तरफ मिला लिया है। शायद कुछ इस तरीके का प्रलोभन दिया गया था कि तुम अपने पति की हत्या करवा दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बहुत उच्च पद दूंगा। और शायद ऐसा करके वहां उच्च में षड्यंत्र भी हुआ, और परिणाम यही हुआ कि उच्च जो है वो समाप्त हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि उच्च में भट्टी राजा जो है शासन किया करते थे। उच्च में जो है कौन शासन किया करते थे, उच्च में भट्टी राजाओं का शासन था, भट्टी शासक थे यहां पर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पंजाब के इर्द गिर्द आपको उधर भट्टियों का शासन देखने को मिलता है। तो ये एरिया शायद भट्टियों का था, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इससे इनकार भी करते हैं कि नहीं, यहाँ कोई भट्टी शासक नहीं थे, यहाँ भी किरमिथियाई लोग ही थे। तो बहरहाल जो भी हुआ हो, वहां षड्यंत्र हुआ, वहां का राजा हारा, और फिर गोरी अपनी बात से मुकर गया। फाइनली 1776 में, ठीक है, फाइनली 1776 में 1770, ओहो 1776 नहीं है भाई, 1176 है। फाइनली 1176 में मुल्तान जो है, माफ कीजिएगा, उच्च जो है, उच्च पर भी क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो इस तरीके से ये अधिकार तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों लोकेशन समझ में आ गई। मुल्तान और उच्च पर विजय हुई है। गजनी, गोर से गजनी, गजनी से मुल्तान, मुल्तान से उच्च, ये लोकेशंस आपको अच्छी तरीके से ध्यान हो गई होंगी। अब इन लोकेशंस के बाद स्वाभाविक सी बात है कि ये वो इलाका है जहां पर पहले भी मुस्लिम शासक शासन किया करते थे। अब उसके आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ करके जब दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो दक्षिण की ओर ही वो सोचता है कि जो इधर जो गुजरात का शासन है, सिंध का शासन है, इन सब हिस्सों को भी अपनाया जाए, अपनी तरफ जो है वो कवर किया जाए। और इसी क्रम में वो अनहिलवाड़ा के ऊपर चढ़ाई कर देता है।
तो सबसे पहले तो मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूं, ठीक है, जिससे कि मेरे को ये बार बार मुझे ना बनाना पड़े। आप लोग देख लीजिएगा अपना डुप्लीकेट बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो भाई मैं यहां पर बना लेता हूं। तो मैंने क्या कहा कि अगला जो आक्रमण होगा वो किस पे होगा, वो होगा अनहिलवाड़ा पर, ठीक है। नेक्स्ट अटैक जो है आपका किस पे देखने को मिलेगा, अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा कहां है, कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अनहिलवाड़ा पर आक्रमण होगा। ये अनहिलवाड़ा है कहां, जल्दी से बताएगा कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। देखिए अनहिलवाड़ा इधर यहां कहीं, ये गुजरात के पास में एक जगह पड़ती है अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा या आप अनहिलवाड़ा ऐसे करके भी लिखते हैं। अनहिलवाड़ा एक ही बात है। इस पर उसने चढ़ाई करी है और ये चढ़ाई हुई है 1178 में, ठीक है। ये चढ़ाई हुई है 1178 ईस्वी में। अब इसमें जो है देखिए क्या है, अनहिलवाड़ा में उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करते थे जिनका नाम था भीमदेव, ठीक है। कल मैंने इनके बारे में इनका नाम लिखा था भीमदेव का, लेकिन वहां तो आपको मैंने यही बताया था कि भाई यहाँ के शासक थे, ये हार गए थे। लेकिन शुरुआत इस तरह से नहीं है, शुरुआत इस तरीके से है कि भीमदेव के ऊपर जब इन्होंने आक्रमण किया तो इसको बहुत हल्के में लिया। उसके पीछे एक तो कारण यही था कि शुरुआती इसकी विजय हुई, फिर उसे ये भी लगता है कि जो है जो हमारे पहले गजनवी जो थे वो तो आसानी से जीत गए थे, तो इसने जो है बहुत हल्के में भीमदेव को लिया और उनके ऊपर आक्रमण किया। भीमदेव ने भीषण तरीके से इसको पराजित किया, इतनी बुरी तरीके से पराजित किया कि अगले 20 साल तक इसने भारत में गुजरात पर आक्रमण करने के लिए विचार नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं यहां पर कि भीमदेव ने गोरी को क्या कर दिया, गोरी को पराजित किया, ठीक है। कहते हैं कि इस तरह से पराजित किया कि आगे वो फिर इधर गुजरात की तरफ आने का उसने कभी मन ही नहीं बनाया, इतना ज्यादा वो निराश हुआ यहां से। अब इसी निराशा में अगला कदम उठेगा और वो कदम बढ़ेगा पंजाब की तरफ। तो अब होगा पंजाब पर चढ़ाई, पंजाब पर चढ़ाई की जाएगी, आक्रमण किया जाएगा, ठीक है। पंजाब पर आक्रमण किया जाएगा। उसके पीछे भी अपने कुछ लॉजिक्स होंगे, जैसे कि अब देखिए ये जो इलाका है ये सिंध और मुल्तान वाला है और अनहिलवाड़ा वाला इलाका है। जब वो यही सब हिस्सा नहीं जीत पाया, आपको यहाँ कहीं सिंध देखने को मिलेगा, यहाँ कहीं ये सिंध का इलाका मान लीजिए, ये सिंध का इलाका है, ठीक है। तो अगर आप इसे सिंध मान रहे हैं तो यहाँ पर आक्रमण हुआ है, मतलब ये क्या ही जीतेगा, अनहिलवाड़ा ही नहीं विजय हो पा रहा है। तो वो उसने इस एरिया में ही पूरे, सिर्फ ना गुजरात बल्कि इस पूरे एरिया में वापस आने की बात नहीं सोची, बल्कि वो ये सोचने लगा कि अब कोई दूसरा रास्ता हमें अपनाना चाहिए। तब वो पंजाब से प्रवेश जो है वो करने का बात सोचता है, पंजाब को अपना प्रवेश द्वार बनाता है। तो 1179 से 1186 के बीच में उसने पंजाब की चढ़ाई जो है वो करी है, पंजाब के ऊपर चढ़ाई करी है। और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद गोरी जो है वो पंजाब में कई सारी जगहों पर, पेशावर है, इसके अलावा जो है आपका लाहौर है, ये तमाम सारी जगहें जो हैं, सियालकोट है, ये तमाम सारी जगहों को जीतना चाहता है। तो जब वो इन सारी जगहों को जीतना चाहता है तो सबसे पहले उसने 1179 में पेशावर के ऊपर आक्रमण किया हुआ है। तो पहला आक्रमण आपको देखने को मिलता है 1179 में, और ये देखने को मिलेगा किसके ऊपर, पेशावर के ऊपर, ठीक है। तो अब ये उत्तरी इलाके से भारत के अंदर प्रवेश करना चाहेगा। तो अगर आप पेशावर को देखेंगे तो ये गजनी के पास में ही आपको इधर ही कहीं पेशावर देखने को मिलेगा। ये पेशावर है, पेशावर, ये वाला जो इलाका है वो किसका है, वो पेशावर का है, ठीक है। ये वाला जो इलाका है, ये जो इलाका है वो किसका है, पेशावर का है, ठीक है। अब ये जो पेशावर का इलाका है, इसी पेशावर पे इसने 1179 में क्या कर दिया है, अटैक किया है। 1179 में जब उसने पेशावर पर अटैक किया तो बहुत ही आसानी से पेशावर को उसने जीत लिया, अधिकार कर लिया उसके ऊपर तुरंत।
फिर उसे लगा कि ये वाला मार्ग सही है, तो ये यहां से और आगे बढ़ा। तो और आगे बढ़ते हुए इसने पंजाब में सियालकोट जीत लिया। 1179 में उसने पेशावर पर आक्रमण किया है और थोड़ा समय लेकर के तकरीबन 1185 के आसपास उसने जो है क्या किया, सियालकोट के ऊपर आक्रमण किया, सियालकोट पर आक्रमण किया। बहुत सारी धन संपदा जो है उसने यहां से ही प्राप्त करी। तो ये सियालकोट जो है वो 1175 में प्राप्त कर देता है, 85 में, 1185 में सियालकोट। ठीक है, सियालकोट प्राप्त करेगा। अब उसे सियालकोट मिल गया है, 2 बड़े पंजाब के हिस्से जो है उसके हाथ में आ गए हैं, सियालकोट के किले पर भी अधिकार कर लिया है। अब आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ करके जो पंजाब का गवर्नर है, जिसका नाम मैंने आपको बताया था खुसरो मलिक, उसके ऊपर आक्रमण की योजना बनाया जाएगा, उसके ऊपर आक्रमण की तैयारी करी जाएगी। अब आप सोचिए, ये सब भी इलाके मतलब पूरा का पूरा पंजाब का हिस्सा है। पंजाब का गवर्नर पूरा गजनवी की तरफ से जो है अगर देखा जाए तो खुसरो मलिक ही था। उसके यहाँ से 2 इलाके गोरी ने जीत लिए, लेकिन वो इतना नाकारा है कि उसने जो है अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब जब तिवारा आक्रमण की योजना हुई तब जाकर के खुसरो मलिक तैयार हुआ कि अब हमें भी जो है लड़ाई करनी है। इधर खुसरो मलिक आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा है, आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा है। उधर गोरी को जब ये बात पता चली कि गवर्नर तैयार हो रहा है, तब उसने 1186 में कश्मीर के एक शासक हुआ करते थे चक्रदेव, 1186 में गोरी ने कश्मीर के शासक चक्रदेव, जो कश्मीर के शासक हैं चक्रदेव, इनका साथ ले लिया और इनका साथ लेकर के संयुक्त सेना बनाई और जो आपका लाहौर जो इसकी राजधानी थी, लाहौर पर जो है आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। तो लाहौर किसके पास में है? खुसरो मलिक के पास में। किसके पास में है? खुसरो मलिक। तो खुसरो मलिक से युद्ध करेगा। खुसरो मलिक से क्या करेगा? युद्ध करेगा। युद्ध होगा ठीक ठाक तरीके का, लेकिन परिणाम तो आपको मालूम ही है। परिणाम यही है कि काफी समय, हालांकि तुरंत नहीं जीता, काफी समय तक लाहौर के किले को घेरा रहा, उसको जो है पराजित करने के लिए उसको किले के अंदर ही कैद रखा, बाहर से अपनी पूरी सेना लगा दी, फिर भी लाहौर ऑक्यूपाई नहीं किया जा सका, उसको जो है कैप्चर नहीं किया जा सका। तब कुछ समय पश्चात गोरी ने एक संदेश जो है वो खुसरो मलिक के पास भिजवाया। ये कहा कि भाई तुम युद्ध जो है छोड़ दो और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें और तुम्हारे लोगों को हम जीवित छोड़ देंगे, जान का कोई खतरा नहीं है, बस हम यहां पर विजय देखना चाहते हैं और इसके बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तो इधर इसको भी मालूम था कि ज़्यादा दिन तक अगर घेरा पड़ा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम सब मारे जाएंगे। तो इसने गोरी की बातों पर बिलीव किया और गोरी से मिलने चला गया। गोरी अपनी बात से फिर से मुकर गया और तुरंत उसने इसको कैद करके भेज दिया गजनिस्तान या गजिस्तान। कहते हैं कि 1192 में उसको वहीं पर मार डाला गया। तो इस प्रकार से लाहौर के ऊपर 1186 में, यहां कहीं पर आपको लाहौर देखने को मिलेगा, लाहौर, ये लाहौर पर भी क्या कर लिया गया? कैप्चरिंग कर ली गई है। तो ये वो सारे प्रोविंसेस हैं, वो सारे इलाके हैं जो जीते गए हैं शुरुआती तौर पर, किसके द्वारा? मोहम्मद गजनवी गोरी के द्वारा। अब मोहम्मद गोरी और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके बड़ी आसानी से सिंध को कैप्चर कर लेगा। ये जो सिंध का इलाका है इसको भी कैप्चर कर लेगा। यहीं पर नीचे आपको भटिंडा जगह देखने को मिलेगी, भटिंडा, ठीक है। तो भटिंडा वाला जगह को भी ये कैप्चर कर लेगा। तो अब उसके पास में एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो यहां तक आ चुका है, एक बहुत बड़ा। जैसे शुरुआती चरण अगर आप देखोगे तो गोर कबीला और इन सब की जो शुरुआती चरण है वो कुछ इस तरीके से ऐसे हुआ करते थे। अगर आप मान के चलिए तो ये पूरा हिस्सा हुआ करता था जो कैप्चर किया गया था। लेकिन अब इस इलाके को अगर हम देखें तो अब इस इलाके को हमें थोड़ा और बड़ा करना होगा, ठीक है। अब ये इलाका उतना छोटा रहा नहीं, अब ये इलाका और ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। और ये इलाका पूरा इस पूरे के पूरे एरिया को कवर करता हुआ आगे जाएगा।
ठीक है। यानी अभी तक अगर आप देखेंगे तो पंजाब, मुल्तान, सिंध, अनहिलवाड़ा जो पहले गजनवियों ने जीते थे उसको इसने फिर से कवर कर लिया है। एक बड़े भूभाग पर जो है इसका कब्जा हो गया है। तो यहां तक हमको ये समझ में आता है कि भाई ये एक बड़ा जो हिस्सा है, ये एक जो बड़ा हिस्सा है जो हम यहां से देख सकते हैं, तकरीबन इस जगह से लेकर के एक ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, एक मिनट, ये जो पूरा हिस्सा है ये आप इस तरीके से पूरा हिस्सा जो है वो क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं। ये पूरा हिस्सा आपने ऑक्यूपाई कर लिया है। शुरुआती चरण आपका ये यहां पर सक्सेसफुल रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्से में जो है आप शुरुआती जो है सक्सेस देख सकते हैं। अब अगर हम इसको सेपरेटली देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का होगा, लमसम इस तरीके का आपको ये एक मैप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है, तो ये हिस्सा आपको यहाँ पर देखने, जैसे यहाँ पर आपको काबुल भी देखने को मिलेगा, यहीं पर काबुल भी है, ठीक है। यहीं पर आपको काबुल भी देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा सिंधु नदी का प्रवाह आपको देखने को मिल रहा है यहां से यहां तक, ठीक। तो ये हिस्से जो है आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये थोड़ा मैं डार्क कर दे रहा हूं जिससे कि पूरा हिस्सा लोकेशन आपको समझ में आ सके। तो ये आप देख पा रहे हैं कि भाई ये इलाके हैं। अब हम इसको देखें तो ये पूरे हिस्से जो हैं वो उन्होंने जीत लिए, सारा हिस्सा जो है यहाँ का कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल आपको तकरीबन समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये हिस्से हैं जो जीते गए, ठीक। ये पूरे के पूरे लोकेशंस आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। पेशावर का इलाका है, गजनी का इलाका है, मुल्तान है, तो ये सारे के सारे हिस्से जो हैं आपके कवर होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। काफी छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में रह गए तो मैं उसको भी फिल कर दे रहा हूं। चलिए, तो ये इलाके जो है आपको कैप्चर होते हुए दिखाई देंगे। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है शुरुआत में आप देखेंगे कि मोहम्मद गोरी का ये मतलब जीता हुआ हिस्सा है, जीता हुआ भाग है। अब जब इन्होंने ये सारा हिस्सा जीत लिया है तो स्वाभाविक सी बात है, आपको मालूम है कि इधर के हिस्से अब बचे, इधर के जब हिस्से बचे तो भाई इसमें तो किसकी विजय होनी है। यहां पर तो क्या करना है, यहां पर आपको पहले तो मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूं, ठीक है। और उस डुप्लीकेट में आपको मैं बताता हूं कि भाई ये अब दिल्ली को ऑक्यूपाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब इनको दिल्ली चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए, दिल्ली चाहिए। तो जो दिल्ली वाला हिस्सा है वो हिस्सा है किसके पास, आपको मालूम होगा कि ये प्रोविंसेस जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान के पास में। तो अब जो आपको लड़ाई देखने को मिलेगी वो लड़ाई कुछ और नहीं है बल्कि तराइन का ही युद्ध है। तो आप यहां पर तराइन का प्रथम युद्ध देखते हैं, प्रथम युद्ध। तो आप इसे तराइन कह लीजिए या तराइन कह लीजिए, एक ही बात है। तराइन या तराइन एक ही बात है, ठीक है। इसका प्रथम युद्ध देखने को मिलेगा। और ये युद्ध आपको कब देखने को मिलेगा भाई, 1191 में, है ना। ये युद्ध आपको देखने को मिलेगा 1191 में। उस तरीके की सफलताएं इसने प्राप्त करी हैं जिससे प्रेरित हो सकता था और भारत में आगे की ओर बढ़ने के लिए इसे कोई क्या ही रोकता। और जिस तरीके की इसकी सफलताएं हो रही थी उससे कोई भी एक प्रबुद्ध शासक है वो आश्चर्यचकित होने के साथ साथ चौकन्ना जरूर हो जाएगा। पृथ्वीराज भी चौकन्ने हुए और उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि आगे चल करके इधर की ओर आक्रमण करेगा। इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी सेना तैयार करी और इसलिए तकरीबन 2 लाख घुड़सवार, 30,000 बाकी के सैनिक, ये सब बड़ी सी एक सेना उन्होंने तैयार करके पहले से रख ली। गोरी को भी पता चला कि दिल्ली का शासक पहले से ही चौकन्ना हो गया है,
तो उसने भी भारी सेना तैयार कर ली है। दोनों ने थानेश्वर से करीब 14 मील दूर, थानेश्वर से 14 मील दूर जगह पड़ती है तरायण, यहां पर युद्ध किया। तो अब देखिए यहां पर अगर आपको याद हो तो ये कहीं पर आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं पर आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, ये दिल्ली है। अब दिल्ली यहां पर है, ये पंजाब वाला इलाका है पूरा इस तरफ, ठीक है। और यहीं कहीं आपको जो है ये इधर बठिंडा है, इधर ही कहीं मान के चलिए कि इधर कहीं तरायण है इस जगह पर। अब इतना बड़ा यहां लिखेंगे तो जगह नहीं बचेगी, या लिख भी देते हैं। यहीं पे पास में एक युद्ध होता है, तरायण का युद्ध होता है। अब इस तरायण के युद्ध में बहुत भीषण युद्ध है, दोनों तरफ से बड़े बड़े, आपको मालूम है सैनिक, बहुत सारे सैनिक आए हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं। काफी देर तक समझ में नहीं आ रहा कि पासा किसकी तरफ जो है वो बैठेगा जाकर के, लेकिन इधर एक घटना देखने को मिलती है कि गोरी ने एकदम फिर जान तोड़ तरीके से एकदम जान लगा करके पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर आक्रमण किया। तो पृथ्वीराज चौहान के भाई हुआ करते थे गोविंद राय, वो उसमें मतलब घायल भी हो गए, उनका शायद जो है मुंह में चोट लगी, और जब उनको मुंह पे चोट बहुत ज़्यादा तेज लग गई तो वो भी क्रोधित हो उठे। जब वो क्रोधित हो उठे तो उन्होंने फिर गोरी के ऊपर बलभर आक्रमण किया, और इतना भयंकर आक्रमण किया कि गोरी ऑलमोस्ट वॉज लाइक डेड, मर ही जाता। भाला वाला जाकर के उसके लग गया था बहुत बुरी तरीके से। बस जिस समय गोविंद राय उसकी हत्या करने ही वाले थे, उसी समय वहां पर बहुत तेजी से कोई खिलजी सैनिक था, वो उसको उठा करके लेकर के भाग गया, और उसी के साथ वो सेना तुरंत उसके पीछे पीछे वापस चली गई। पूरी की पूरी सेना भाग खड़ी हुई। पूरी सेना के अंदर आतंक मतलब फैल गया कि जिस तरीके से हत्या होने वाली थी उस तरीके से पूरी सेना भयभीत हो गई, करे बाप रे, ऐसा भयंकर। कहते हैं कि बाद में जाकर के गजनी में बैठ करके गोरी सोच रहा है कि हम भी तो बड़ा अपमानजनक हुआ, युद्ध क्षेत्र से हमें भागना पड़ा। उसने उन सैनिकों को ही बहुत फटकार लगाई जो युद्ध का मैदान छोड़ करके भागे। उसने तमाम तरीके की उटपटांग हरकतें करी, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर खौल रहा है कि उसे अपना जो है बदला लेना है, और इसी बदले के लिए उसने तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा। इसी बदले के लिए उसने क्या किया, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा, तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये जो युद्ध है ये अगले ही साल लड़ा गया 1192 में। तो दोनों जो युद्ध हैं, अगर आप इन दोनों युद्धों की बात करते हैं तो दोनों ही युद्ध जो हैं वो मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो युद्ध हुआ है उसमें क्या हुए हैं, उसमें उनको जीत हासिल हुई है। और जो द्वितीय युद्ध हुआ, द्वितीय जो युद्ध हुआ, इस द्वितीय युद्ध में इनको जीत हासिल हुई, गोरी को। दूसरा युद्ध जो है, लोग वही हैं, है ना, लोग वही हैं, मैदान भी वही है, तराइन में ही दूसरा युद्ध हुआ। गोरी इस समय तकरीबन 1,20,000 घुड़सवार लेकर के आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा है। पृथ्वीराज ने भी तमाम सारे राजपूतों का संघ बनाया है, और सभी राजपूतों ने पृथ्वीराज की सहायता करी है सिवाय एक को छोड़ करके, और वो एक कौन है, कन्नौज का शासक जयचंद राठौर शासक जो था। ये मैंने कल भी बताया था कि दोनों के बीच में बड़ी दुश्मनी थी। तो कन्नौज के शासक को छोड़ करके बाकी सारे राजपूत राजा एक होते हैं। 5 लाख घुड़सवार जो है वो पृथ्वीराज चौहान तैयार करते हैं, 3000 हाथी की सेना विशाल तैयार करते हैं, लाखों सैनिक हैं, और अब फिर से युद्ध घमासान चल रहा है। लेकिन इस युद्ध में गोरी की सेना जो है वो स्ट्रेटजिकली बिहेव करेगी, और इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं। और उसमें जो इनके भाई हैं, जो गोविंद राय थे, जिन्होंने पिछली बार गोरी को बुरी तरीके से ऑलमोस्ट मार ही डाला था, तो गोरी की सेना ने गोविंद राय को युद्ध में पराजित करके उन्हें मार डाला। और एक सेनापति भी था इनका, खांडेराव, वो सेनापति खांडेराव भी मारा गया। तो इस तरीके से दिल्ली और अजमेर के जो ये शासक हुआ करते थे, इनके पास में दिल्ली और अजमेर था। इनके पास में क्या था,
दिल्ली और अजमेर का शासन था। तो अजमेर आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, ये अजमेर वाला इलाका है, ठीक है, ये यहाँ पर। तो दिल्ली और अजमेर का जो इलाका है ये भी किसके पास आ गया, ये जो अभी तक आपको मालूम है पृथ्वीराज चौहान के हाथ में था, वो इलाका भी इनके हाथ से निकल गया। पृथ्वीराज चौहान का भी काफी बड़ा इलाका रहा है हमेशा से, अगर आप देखोगे तो इन्होंने भी काफी बड़े स्तर पर, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है इन्होंने भी ऑक्यूपाई किया हुआ था। इस तरीके से बड़ा सा शासन रहा है इनके पास भी, ठीक है, ये हिस्सा आपको देखने को मिलता है। तो ये ऑक्यूपाई कर लिए गए सारे के सारे, है ना। तो इसको अभी दिखाने की कोई खास जरूरत है नहीं। अब इसके आगे के हमले किस तरीके के आए वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये जो युद्ध हुआ है इसमें तो भाई आप देखें कि भाई गोरी की जीत हुई और उसने जो है दिल्ली और अजमेर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। दिल्ली अजमेर पर अधिकार करने के बाद उस पर काफी लूटमार करी है। इसके बाद वो आगे एक बुलंदशहर, मेरठ और कोयल, ये 3 जगहें हैं। बुलंदशहर, मेरठ और कोयल। कोई बता सकता है कोयल कौन सी जगह हुआ करती थी? ये 3 जगहों को उसने जो है वो जीता है, 3 जगहों को उसने जो है वो प्राप्त किया है। तो ये 3 जगहें कौन सी हैं, कोई बता सकता है जल्दी से? ठीक है, तो जरा देखिए, अब ये जो इलाके हैं उनको आप यहीं कहीं देख सकते हैं। देखो यहां कहीं एकदम आपको तकरीबन आप देख के चलो तो आपको यहां कहीं पे मेरठ देखने को मिलेगा, इस जगह पर आपको बुलंदशहर देखने को मिलेगा, बुलंदशहर, ठीक है, यहां कहीं पर आपको मेरठ देखने को मिलेगा, पास में ही है सारे। और यहां कहीं पर ही आपको एक जगह देखने को मिलेगी जिसको आज के समय में हम गाजियाबाद बोलते हैं। तो गाजियाबाद वाला, माफ कीजिएगा, अलीगढ़, अलीगढ़ वाला जो इलाका है, अलीगढ़ वाला जो इलाका है, अलीगढ़, अलीगढ़ को ही कोयल कहा जाता था। अलीगढ़, अलीगढ़ को ही क्या कहते थे? कोयल, ठीक है। तो इन जगहों को उसने जीत लिया है 1 बाय 1 करके। ये सारी विजयें उसको 1192 में युद्ध है, 1193 से 1194 के बीच में देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर डायरेक्टली वो शासन नहीं कर रहा है। 1193 से 94 के बीच में आपको ये सारे कार्य देखने को मिलेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए तराइन का युद्ध हुआ, तराइन की विजय हुई, और उसके पश्चात यहाँ के जो इलाके हैं, जो ये अजमेर और दिल्ली का जो प्रोविंस है, इस प्रोविंस का गवर्नर जो है, ये विजय के बाद क्या हुआ, यहाँ का जो गवर्नर है, गवर्नर जो है इसका एक बहुत ही खास सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध सेनापति है। वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इनके ऊपर राज्य करने के लिए आ जाता है। तो ये गोरी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राज्यपाल नियुक्त करके यहाँ से गजनी वापस चले जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ से वापस चले गए तो ऐबक ने ही आगे चल करके ये जो इलाके हैं बुलंदशहर, मेरठ और अलीगढ़, जिसको हम बुलंदशहर, मेरठ और कोयल कह रहे हैं, इन इलाकों के ऊपर चढ़ाई करी है और सभी के ऊपर अपना अधिकार करके इस पूरे एरिया को जो उसने ऑक्यूपाई किया है, इसका सेंटर जो है वो बनाया दिल्ली को, और दिल्ली को राजधानी बना करके यहां से शासन, गवर्नर के तौर पर शासन करना शुरू कर देता है। गोरी के लौट जाने के तकरीबन 2 साल के भीतर ऐबक जो है वो पंजाब है, दिल्ली है, मतलब आप देखिए ये पूरी सारी चीजें एक तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। यहां तक कि जितनी जगहें हैं, लाहौर की बात कर लें, भटिंडा है, मुल्तान का इलाका है, दिल्ली है, बुलंदशहर है, मेरठ, अलीगढ़, अजमेर, जितनी भी सारी जगहें हैं, इन सब को एक साथ संयुक्त शासन के अंतर्गत ले लेता है और दिल्ली से इन्हीं जगहों पर आक्रमण करना शुरू करता है। तो ये जो इलाके हैं ये मोहम्मद गोरी की तरफ से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीते हैं। बुलंदशहर को तब बरन कहा जाता था, बरन। तो बरन, मेरठ और अलीगढ़, ये 3 जगहें जो हैं वो यहां की आपको देखने को मिल रही। इन जगहों पर भी विजय जो है वो हासिल हुई है।
लेकिन अब इसके बाद जो है एक लड़ाई और बाकी रह गई है, जो बड़ी लड़ाई है। जैसे बड़ी लड़ाइयों में एक आपने तराइन का युद्ध देखा, उसके पहले मुल्तान वगैरह के युद्ध देखे थे। तो बड़ी लड़ाइयों में भी एक लड़ाई और बाकी रह गई है, जो कि चंदावर के युद्ध के तौर पर जानी जाती है। इसको चंदावर का युद्ध या चंदावर की लड़ाई कहते हैं। तो देखिए चंदावर की लड़ाई में क्या है, उसमें क्या परिणाम निकलते हैं और किससे वो लड़ाई हो रही है, ठीक है, किससे जो है वो लड़ाई हो रही है, आइए उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं एक बार। तो उसमें जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध उस व्यक्ति से होगा जिस व्यक्ति ने पहले पूर्व में साथ नहीं दिया है तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का। तो ये लड़ाई हो रही है चंदावर में। आप इसे चंदावर कह सकते हैं, चंदावर या चंदवाड़ा कहीं कहीं लिखा रहता है, चंदवाड़ा का युद्ध। और चंदवाड़ा का युद्ध जो है आपको मालूम ही होगा 1194 में हुआ, 1194 में। अब देखिए यहां पर जगह पड़ती है कन्नौज, ये जगह है कन्नौज, यहां पर जगह पड़ेगी कन्नौज। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ग्वालियर दिखेगा, यहां पे कहीं पे आपको ग्वालियर जो है वो देखने को मिलेगा, ग्वालियर। यहां कहीं पे आपको कलिंजर, ये ग्वालियर का इलाका हो गया, यहां कहीं पे आपको कालिंजर देखने को मिलेगा, कालिंजर, ये वाले जो इलाके हैं, ठीक है, ठीक। इसके अलावा यहां कहीं पे आपको, अरे यहां कहीं पे आपको काशी देखने को मिलेगा, काशी। ये इधर वाले जो इलाके हैं कलिंजर वगैरह जो है, अच्छा इसी के आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो आपको यहीं कहीं पे महोबा देखने को मिल जाएगा, इसी जगह पर कहीं पर महोबा। ठीक है, कलिंजर के आगे। तो ये जो जगहें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये जो लोकेशंस हैं ये जरूरी लोकेशंस हैं। इसलिए जरूरी लोकेशंस हैं क्योंकि ये जो कन्नौज, काशी, महोबा, कलिंजर, ग्वालियर, अलीगढ़, ये वाले जो इलाके हैं ये दिल्ली अजमेर के जो शासक पृथ्वीराज चौहान हैं, और जो यहाँ के जो शासक हैं, कन्नौज के जो प्रमुख शासक हैं जिनका नाम है जयचंद। तो मेन तो बात यहाँ कन्नौज की है, ठीक है। कन्नौज के शासक कौन है? कन्नौज के शासक उस समय जयचंद। शासक कौन है? शासक हैं जयचंद। जयचंद राठौर शासक हैं जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया था। लेकिन जब जयचंद से युद्ध की बारी आई तो जयचंद ने भी राजपूत शासकों से साथ मांगा, परंतु उस समय जयचंद जो है उसको कोई राजपूत सैनिकों का हाथ मिला नहीं, संगठित नहीं हुए उस समय राजपूत। उस समय जयचंद ही एक बड़ा हिंदू शासक माना जा सकता था कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ से अगर देखा जाए, या गोरी की तरफ से अगर देखा जाए। तो गोरी जो है अब चाहता है कि वो इलाके भी कब्जे किए जाएं। कुतुबुद्दीन ऐबक अकेले ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की जो यहाँ की लोकल सेना है और जो गोरी की जो सेना है वो फिर संयुक्त होती है। इधर राजदूत संगठित हुए नहीं है, राजपूत जो है वो संगठित हुए नहीं है, राजपूत संगठित नहीं हुए, लेकिन जो टर्किश थे वो संगठित हुए। परिणाम वही, युद्ध हुआ चंदवाड़ा में। युद्ध में अकेले जयचंद को लड़ना पड़ा, जैसे तैसे वो लड़ा जरूर, काफी लंबा युद्ध चला, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जयचंद की आंख में आकर के एक तीर लग गया और उसके बाद वो घोड़े से गिर पड़ा। वो अपने मैदान में जब गिरा तो उसके बाद ही वहां पर भगदड़ मच गई सेना में। फिर मुस्लिम शासकों ने इस बात का फायदा उठाया और सेना में मारकाट शुरू कर दी, विजय हुई। और इस तरीके से चंदवाड़ा की जो लड़ाई है या चंदावर की जो लड़ाई है, उस चंदावर की लड़ाई में भी किसको विजय हासिल हो गई है? वो विजय हासिल हुई है, वो विजय हासिल हुई है आपका मोहम्मद गोरी को। तो गोरी ने कन्नौज तक के इलाके, यहां तक के सारे इलाके जो हैं वो जीत लिए। यहां से फिर वो बनारस की तरफ बढ़ जाता है, कन्नौज से आगे बनारस यानी कि जो काशी वाला इलाका है वहां पर बढ़ जाता है, और वहां पर बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके वहां से बहुत सारा धन जो है वो प्राप्त करता है। तो इस क्रम में आपने देखा कि ये तमाम सारी जो जगह हैं वो जीती गई हैं। अनहिलवाड़ा वाली जगह
हालांकि मैंने क्योंकि यहां पर बनाई थी तो एक साथ मैंने यहां पर दिखा दी कि भाई अनिल वाड़ा भी जीते हैं, लेकिन शुरुआत में तो अनिल वाड़ा नहीं जीते थे, भीम ने हरा दिया था। पर अनिल वाड़ा भी विजय हुई है, अनिल वाड़ा पर भी विजय हुई है। वो विजय कैसे हुई है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर लिख लेते हैं हम कि अनिल वाड़ा के ऊपर भी आक्रमण हुआ। अनिल वाड़ा, अनिल वाड़ा, जो अनिल वाड़ा पहले नहीं जीत पाया था वो उसी अनिल वाड़ा को अब वो फिर से जीतना चाहेगा। 1196 97 में ये एक बार फिर से अनिल वाड़ा की विजय के लिए वापस आएगा। गजनी लौट गया था, विजय अभियान ऐबक ने यहां पर जारी रखे थे। विजय अभियान जब जारी रखे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो भीमदेव के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। भीमदेव पर जब आक्रमण हुआ तो एक भयंकर आक्रमण हुआ। उस भयंकर आक्रमण में भीमदेव फिर से लड़े वीरतापूर्वक, लेकिन इस बार वो हार गए। इनके सेनापति हुआ करते थे कंवरलाल, कंवरलाल भी हार गए और उनको मार डाला गया। जब कंवरलाल हार गए, उनको मार डाला गया, तो भीमदेव भाग निकले। तो इस युद्ध में सेनापति जो है, सेनापति कंवरलाल, ये मारे गए। भीमदेव जो है ये बच निकले। आक्रमण जो है वो किया है वो ऐबक ने किया है। ऐबक ने, जो गोरी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऐबक वर्सेस भीमदेव का ये युद्ध है। अनिल वाड़ा जो है वो कैप्चर हो गया, तो भाई अनिल वाड़ा भी यहां से चला गया। तो ये इलाका आप देखिए कि अब इस तरफ से पूरा हिस्सा जीता जा चुका है, इधर से अनिल वाड़ा जो है वो जीता जा चुका है। तो ये भी युद्ध जीत गया और ये भी युद्ध जीत गया। लेकिन अभी भी थोड़ी सी बात बाकी रह गई है, क्योंकि ग्वालियर, कलिंजर, महोबा वाला जो इलाका है ये अभी भी शेष रह गया है। ये बीच वाला इलाका अभी भी शेष रह गया है। जो ये बीच वाला इलाका है, इसको ऑक्यूपाई करने के लिए फिर से आक्रमण होने शुरू होंगे, फिर से तैयारियां होनी शुरू होंगी। 1202 से 1203 के बीच में कलिंजर का विजय कर लिया गया। तो कलिंजर 1202 से 1203 कलिंजर पर आक्रमण किया गया है। यहां पर ये बुंदेलखंड का इलाका के अंतर्गत आ रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चढ़ाई करी है। यहां के राजा जो हैं वो कौन हुआ करते थे? परमंदी देव, जिनका पृथ्वीराज चौहान से भी युद्ध हुआ था। तो परमंदी देव यहां के शासक हैं और इनका युद्ध किससे हुआ है? ऐबक से, वर्सेस ऐबक। ऐबक इस युद्ध में विजयी हुआ, परमंदी देव जो है इसमें पराजित हुए। और इस तरीके से जो मुकाबला है वो मुकाबला काफी मतलब कठोर मुकाबला हुआ, लेकिन अंततः जो है किले को घेर लिया गया। कलिंजर का जो किला है उसको घेर लिया गया। काफी देर तक घेरने के बाद जब कोई राह नहीं बची तो उन्हें अंत में हार के लिए विवश होना पड़ा। तो इस तरीके से कलिंजर भी जीत लिया गया। और इसी समय कलिंजर के बाद आगे चल करके महोबा विजय भी हुई है। तो कलिंजर और महोबा वाला जो इलाका है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी की तरफ से जीत लिए। तो अब आप देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा, काशी, महोबा, अनिलवाड़ा और बीच का कोई हिस्सा बचा नहीं। सब सारे हिस्से जो है इसके राज्य क्षेत्र के अधीन आ गए। अब यहां पर एक और चीज हमें पढ़नी है जो पूरब की तरफ है, और उस पूरब की तरफ में आपका जो ये इलाका है वो बंगाल और बिहार का है। वो किसका है? बंगाल और बिहार का। लेकिन यहां पर थोड़े चेंज हैं। बंगाल और बिहार में परिवर्तन क्या है कि ये पश्चिमी इलाका है जिसका गवर्नर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन पूर्वी इलाका जो था वहां पर जो गवर्नर बनाए गए थे वो इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी थे। वो कौन थे? इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये यहां पर गवर्नर हुआ करता था। तो ये भी सेनापति है, मतलब ये भी जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति हैं उसी तरीके से ये भी सेनापति थे। लेकिन ये पूर्व के सेनापति हैं,
ये पूर्व की तरफ के, पूर्व का जो प्रांत है, इधर वाले जो प्रांत है, इधर के सेनापतित्व जो है वो इनको दिया गया था। और इस सेनापतित्व में कुतुबुद्दीन बख्तियार का जो इख्तियारुद्दीन बख्तियार जो खिलजी है, उसने 1197 में 1197 में 1197 में, कोई बहुत ज्यादा नहीं, यही कोई 2000 के आसपास घुड़सवार या जो है वो लिया है, उसने घुड़सवार लिए हैं। और इतने घुड़सवारों से उसने, यहां पर आपको मालूम है, यहां पर आपको पाल और सेन शासन देखने को मिलेगा। यहां पर आपको कौन सा शासन देखने को मिलता है? पाल, और यहां पर पाल वंश और सेन वंश है ना, ये शासन आपको देखने को मिलते हैं। तो पाल और सेन का जो ये बंगाल का शासन है, इसको जो है ऑक्यूपाई किया गया है। तो सबसे पहले वहां पे जो पाल शासक हैं वो तो बहुत कमजोर शासक हुआ करते थे, बिहार वगैरह के हिस्से उनके पास थे, उनकी राजधानी जो है वो ओदंतपुरी हुआ करती थी। तो बिहार में जो पाल शासक हैं, पाल शासक, इनकी राजधानी है ओदंतपुरी। ओदंतपुरी, तो ओदंतपुरी को क्या कर लिया है? जीत लिया है। ओदंतपुरी एक यूनिवर्सिटी के तौर पर स्टैब्लिश हो चुका था। मठ थे यहां पर, बौद्ध मठ हुआ करते थे। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो थे उनको मार डाला गया, लूट लिया गया पूरा का पूरा जो इसकी राजधानी है। हजारों भिक्षु मारे गए। फिर उसके बाद बंगाल में जो सेन शासक हुआ करते थे, बंगाल में आपको देखने को मिलेगा सेन शासक, सेन शासक, ठीक है। इनकी राजधानी लक्ष्मणवती हुआ करती थी, लक्ष्मणवती, या इसी को लखनौती कहा गया है, लखनौती कहा गया है, ठीक है। लक्ष्मण सेन जो है यहाँ पे शासक थे लक्ष्मण सेन, इन्होंने ये शहर बसाया था, तो इसी को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस राजधानी के ऊपर भी आक्रमण करके बंगाल में इसको भी जीत लिया गया है। लक्ष्मण देव के ऊपर जब आक्रमण किया तो लक्ष्मण देव वहां से भाग निकले। फिर इस सारे इलाके को, ये जो पूरा का पूरा प्रोविंस है, इसको इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने प्राप्त किया, लूटमार करी यहां पर बहुत ज्यादा, और ये हिस्सा भी उन्होंने जीत लिया। एक हिस्सा बचा रह गया, वो था कि क्योंकि गोरी यहां से वापस जा चुका है, गोरी वापस जा चुका है, और अब जो इधर विजय हैं वो ऐबक या खिलजी के माध्यम से हो रही हैं, तो गोरी का इंटरवेन जो है बहुत ज्यादा दिन तक यहां पर रहा नहीं। फिर गोरी जो है इधर जो मध्य एशिया की विजय हैं उसमें भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। इन सब चीजों का फायदा उठा करके जो शुरुआत में पंजाब का हिस्सा जीता गया है, इसी पंजाब में कुछ खोखरों ने विद्रोह कर दिया। पंजाब में क्या कर दिया? खोखरों का विद्रोह हुआ, खोखरों का विद्रोह। और जब पंजाब में खोखरों का विद्रोह हुआ तो उन खोखरों को शांत करने के लिए गोरी को फिर से वापस आना पड़ा। 1205-6 की बात है ये बात कब की है? 1205-6 की बात है। और ये मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम अभियान होगा, और इसके जीवन का भी अंतिम अभियान होगा, क्योंकि गोरी जो है जब अपने राज्य विस्तार में लिप्त है, तो पंजाब में खोखर जब विद्रोह हो गए तो ऐबक जो है उनको सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ऐबक जो है वो खोखरों से पराजित हो गया। अब जब ऐबक पराजित हो गया तो गोरी को अपनी सेना लेकर के आनी पड़ी। फिर गोरी और ऐबक की सेना ने मिल करके पंजाब में खोखरों को शिकस्त दी, उनको पराजित कर दिया। इस तरीके से पंजाब को फिर से शांत करके जब ये वापस जाने लगा, तो वापस जाते समय झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे खोखरों ने गुप्त तरीके से इनके ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करके छुरा भोंक कर इसकी हत्या कर दी। इस तरीके से 1206 में आप देखेंगे, 1206 में, 1206 में गोरी की क्या हो गई? हत्या हो गई। यहां से वो जिंदा नहीं लौट सका, आया तो लेकिन जा नहीं सका। तो उस क्रम में अगर आप देखेंगे अब, तो उसका शासन जो है वो आपको एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ देखने को मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है आप नाम में शामिल कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा कर सकते हैं ना। तो ये जो अब इलाका है, ये इलाका अब किसके हाथ में आ गया है? सारा का सारा
ये सब गोरी के हाथ में आ गया, ये सब गोरी के इलाके हैं। ठीक है, गोरी का इलाके का मतलब गोरी के तरफ से जो शासन कर रहे हैं लोग, उनके सबके हाथ में ये पूरा का पूरा इलाका आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है उन्हीं के हाथ का माना जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, विजय भी उसी की हुई है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो इनके हाथ में आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरे पॉइंट जो है वो समझ में आए होंगे। ठीक है, पूरे के पूरे जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आए होंगे, सारे के सारे, हर जगह के। ये काशी का इलाका था ये आपका। ठीक है, ये कन्नौज है आपका, ये ग्वालियर है। चलिए, तो ये एक बड़ा सा इलाका जो है एक एस्टैब्लिश हो गया है। मोहम्मद गोरी का ये पूरा का पूरा साम्राज्य है, और इस तरीके से मोहम्मद गोरी को हम देख सकते हैं कि उसने भारत के ऊपर एक बड़ा साम्राज्य जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया है, एक बहुत बड़े साम्राज्य को। तो अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत जो है वो आगे शुरू होगी। आगे के इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। यहाँ तक का हिस्ट्री ऑन मैप आपको कैसा लगा ज़रूर देखिएगा, बताइएगा, इसको मेमोराइज करने का प्रयास कीजिएगा। जाने से पहले एक बार मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई मई धमाका सेल चल रहा है। 28 तारीख से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इन क्लासेस को, या जो 28 तारीख से क्लासेस शुरू हुई हैं, इन क्लासेस के लिए अब फीस जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके 25,999 में आप P2I बैच और ऑप्शनल परचेज करना चाहते हैं तो विरद लाइव कोड के साथ ही 14,999 में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, और पिछले सभी लेक्चर्स की PDF मैंने भेज दी है। ठीक है, अगर इस लेक्चर की PDF आपको पानी है तो आप शीघ्रता से मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मेरा टेलीग्राम है virad.dubey, आप सर्च करेंगे, इसी नाम से आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं टेलीफोनिकली तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए virad.dubey@studyiq.com पर। यहाँ पर मैं या मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आशा करते हैं आज का भी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।